बस वही करना है अपन को, मत टेंशन लो। ठीक है, अभी हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का पूरा प्रोसेस बताऊं, सारी चीजें बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम ये डीआरआर का प्रोविजन रीड करें, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। पर पहले एक बार रीड करें कि डीआरआर कब बनाना पड़ता है, किसको बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है। ये पहले एक बार सेक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं इसका लॉजिक भी आपको समझा दूंगा। से यस और नो, फटाफट बोलो हाँ या ना। चलो पेज नंबर खोल लो, कौन सा? 135 पढ़े। एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी थ्रू द क्रिएशन ऑफ डीआरआर इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस गिवन बिलो। पहले क्या ऑप्शन बोल रही है, एक लाइन क्या बोल रही है बताओ मुझे। है एक बार अच्छे से रीड करो पहले। तुम बेटा अपने कान में मिट्टी का तेल डलवाओ एक बार, और एक माचिस। आवाज एकदम, मजाक कर रहा हूँ यार, गुस्सा नहीं होता, ठीक है कर रहा हूँ मैं सही। चलो आ जाओ। डिबेंचर को रिडीम करने के दो सोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? दो सोर्सेस। एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एक क्या होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। सुन रहे हो क्या? एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। जब भी आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो लफड़ा नहीं है डीआरआर का। आउट ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं तो हमको डीआरआर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। प्रॉफिट का एक हिस्सा, प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग करके रख दिया जाता है डीआरआर में। किसमें? डीआरआर। कैश कहीं नहीं जाता, कुछ एंट्री, सिर्फ एक एंट्री पास होती है कि मान के चलो प्रॉफिट था 10 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए हमने कहां पे डाल दिया, तो अब दुनिया को प्रॉफिट कितना दिखेगा? 6 लाख। ये क्यों किया गया ऐसा? ताकि जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। किसका होता है? उनको 10 लाख का प्रॉफिट दिखेगा, शेयर होल्डर्स डिविडेंड मांगेंगे, कंपनी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट देगी, और जब डिविडेंड को रिडीम करने का समय आएगा तो बोलेगी पैसा ही नहीं बचा। तो इसलिए कंपनी ने यह बोला कि प्रॉफिट का एक हिस्सा कहां डाल दो? डीआरआर। कहां डाल दो? डीआर में, ताकि आपका प्रॉफिट कम दिखे। और जब आपका प्रॉफिट कम दिखेगा तो आप डिविडेंड नहीं बांटोगे या कम बांटोगे। आप पहले डिबेंचर का प्रॉफिट अलग कर दोगे, डिबेंचर रिडीम करने के लिए पैसा अलग कर दोगे, उसके बाद ही तुम डिविडेंड बांटोगे। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो डीआरआर एक रिजर्व होता है जो प्रॉफिट से बनता है डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए, डिबेंचर की रिडम्पशन के पहले। और आमतौर पे बोल रहा हूं मैं, किसमें बेटा? आमतौर पे ये सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट्स में ही बनता है। आउट ऑफ कैपिटल केस क्या होता है वो अपन देखेंगे अभी। हाँ या ना फटाफट बोलो। अभी हमको दी गई है डीआरआर की कंडीशन कि कब कैसे कितना, क्या क्या क्या, कब कैसे कितना डीआरआर हमको बनाना चाहिए। एक बार रीड करते हैं फिर से पहली वाली लाइन। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अब तुमको समझ में आएगी, प्रोवाइड्स दैट डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी थ्रू द क्रिएशन ऑफ डीआरआर। मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हो तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। रिडम्पशन रिजर्व इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस गिवन बिलो। नीचे वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, पहला, डीआरआर इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Every company is required to create DRR shall on or before 30th day of the April each year invest or deposit as the case may be, sum which shall not be less than 15% of the amount of debentures maturing during the year on the 31st day of March of next year in one or more following methods namely। अब इनने दो बातों को मिक्स करके लिख दिया। एक चीज होती है DRR, एक चीज क्या होती है, और एक चीज होती है DRI। क्या होता है? एक होता है DRR और एक होता है DRI। DRR इज व्हाट बेटा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। DR इज व्हाट बेटा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एंड DRI इज व्हाट बेटा? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। समझना, आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग करके रख लिया,
पर कैश को कहीं और खर्च कर दिया तो दो कंडीशन लगाई गई, एक तो डीआरआर बनाओ, एक क्या बनाओ, और कुछ पैसा अलग से कहीं लिक्विड असेट्स में, कहीं कहां बेटा, लिक्विड असेट में इन्वेस्ट करो। लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करो मतलब कोई भी ऐसी एफडी, बैंक में डिपॉजिट्स, कुछ ऐसी जगह करके रख दो जिसको आप यूज ना कर पाओ, सिर्फ डिबेंचर के लिए, रिडम्पशन के लिए उसको आप यूज करो। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो। एक होता है प्रॉफिट को अलग करना, एक होता है प्रॉफिट को अलग करना, और एक होता है कैश को इन्वेस्ट करना, एक होता है कैश को इन्वेस्ट। मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट था, मैंने 6 लाख अलग करके रख लिया। प्रॉफिट मतलब नगद की बात नहीं हो रही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट 10 लाख रुपीस दिख रहा था, मैंने 6 लाख रुपए कहां डाल दिया, रिजर्व में। अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 4 लाख, लेकिन मेरे अकाउंट में तो अगर 10 लाख रुपए का कैश था तो अभी भी 10 लाख रुपए कैश तो मेरे अकाउंट में ही रखा हुआ है, प्रॉफिट के रूप में रखा हुआ है 4 लाख रुपए, रिजर्व के रूप में रखा हुआ है 6 लाख रुपए। ये क्यों कराया, ताकि डिविडेंड ना बांटे, क्योंकि डिविडेंड 4 लाख से ही बांट सकते हैं, तो मैक्सिमम डिविडेंड 4 लाख ही बांटेंगे, लेकिन 6 लाख का नगद तो रखा हुआ है। नहीं आ रही बात सर में, मैंने उसको डिविडेंड ना बांट के कहीं और खर्च कर दिया, नई मशीनरी खरीद लाया, फिर तो सिर्फ डीआरआर बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआई। क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआई। और डीआरआई कितना बनाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का, जितना आपको डिवेंचर रिडीम करना है उसका 15%। कितना परसेंट, 15%। और कब बनाना पड़ता है पता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, बोलो हाँ। इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी अगर डिवेंचर रिडीम होने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी डिवेंचर अगर रिडीम होने वाला है, तो पहले महीने यानी कि 30 अप्रैल तक, फर्स्ट महीने की एंड के पहले आप बना लोगे। नहीं आई क्या, आई बात समझ में। इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उसका डीआरआई कब तक बन जाएगा, फर्स्ट मंथ के एंड तक, यानी कि 30 अप्रैल तक। नहीं समझे कि समझ गए, हाँ ना बोलो। अब देखो इतनी बात को इन्हें लॉ की लैंग्वेज में कैसे घुमा के लिखा है, आप एक बार पकड़ के बताना मेरे को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हालांकि मैंने समझा ही दिया तो अब तो पकड़ ही लोगे, लेकिन स्टिल पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, डीआरआर इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये पॉइंट नंबर 1 है। हाँ, फिर ये पॉइंट नंबर 2 इनने मिसप्रिंट कर दी, इसको नीचे अलग लाइन से लिखना चाहिए था। ये एवरी कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर shall on or before 30th day of April in each year invest or deposit as the case may be a sum which will not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending of, यहां देखो लाइन ध्यान से, maturing during the year ending of 31st day of March of next year in any one or more of the following methods, namely ending 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर, यानी 1 अप्रैल इस साल शुरू हुआ है तो 31 मार्च अगले साल आएगा ना। फाइनेंशियल ईयर ना लिख के उन्होंने क्या बोल दिया, एंडिंग 31 मार्च ऑफ दी फॉलोइंग ईयर। कुल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी रिडीम होने वाला है उसके लिए 15% इन्वेस्ट कर देना है 30 अप्रैल तक। कब तक इन्वेस्ट कर देना है, 30 अप्रैल तक। कहां करना है, कोई भी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में। कहां पे, कोई भी लिक्विड, कहां पे, इन डिपॉजिट एनी शेड्यूल बैंक्स फ्री ऑफ चार्ज, इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इशू कर दो, सरकारी बॉन्ड्स वगैरह में। इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन इन सब क्लॉज ए टू डी ई ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो जो सिक्योरिटीज लिखी हुई है वो। कुल मिला के ये सारे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल हैं। ये सब क्या है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल। आप कहां कहां कर सकते हो, इन अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय एनी other company which is notified under subclause F of the section 20 of Indian Trust Act। कुल मिला के आपको किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां आपकी वैल्यू लॉस का रिस्क ना हो बहुत ज्यादा। क्लियर है, ऑल क्लियर। एक बार रीड कर लो इतना पूरा, फिर मैं बताऊंगा सारे मतलब भी। अनएनकम्बर्ड का क्या मतलब होता है, जिसमें कैसा बर्डन नहीं होता, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कुछ गिरवी गिरवी नहीं रखा होना चाहिए। तो अनएनकम्बर्ड का मतलब तुमने लॉ में पढ़ा ही होगा वो, हाँ या ना बोलो। चलो यस, मैं चाहता हूं कि आप 6th पॉइंट तक रीड करें और सबका मतलब निकालें। बेसिक लॉ की डेफिनेशन है, आपको निकालते बननी चाहिए। मैंने बताओ क्या मतलब है थर्ड का, क्या मतलब है फोर्थ का। एक एक जन से शुरू हो जाओ। हाँ निशिका पटेल बताओ थर्ड का मतलब क्या है।
सॉरी, कहना क्या चाहती हो तुम बताओ दिशा। ऐसा लिखा है, उसी साल में जो होना चाहिए ऐसा नहीं है, उसी के लिए यूज होना चाहिए, मतलब डीआरआर का मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कुछ और यूज नहीं होना चाहिए। द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज स्टेटेड अबाउट शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, किसी और के लिए यूज नहीं होगा। अगर बच गया तो डीआरआर में पड़ा रहेगा, अगली बार जब डिबेंचर रिडीम होंगे तब यूज होगा। क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए अगला पॉइंट क्या है, हाँ कौन बताएगा, आयुष बताओ। तो मतलब कैसे आएगा 15% नीचे, थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ क्या मतलब है इसका। मतलब हाँ, जितना डिबेंचर रिडीम होना है उसका 15% मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट बीच में सेलर नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो और इन्वेस्ट कर दो, लेकिन एटलीस्ट 15% हमेशा इन्वेस्टेड रहे, 15% से कम इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। डीआरआई की बात हो रही है, राइट। ठीक है, अगला पॉइंट पीछे बताओ भाई। बिल्कुल सही, 5 लाख के डिवेंचर में से 2 लाख के डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो डीआरआर किसके लिए बनेगा, 5 के लिए कि 2 के लिए कि 3 के लिए, 3 के लिए, जो कन्वर्ट नहीं होने वाले। ऑब्वियस सी बात है ना, जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम होने वाले हैं, हमने पहले ही पढ़ा ना डीआरआर किसके लिए बनता है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम हो रहे हैं, तो जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम होने वाले हैं सब उनके लिए बनेगा, राइट। अगला क्या है, कौन सा, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल हो गया, द अमाउंट क्रेडिट टू डीआर शेल नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है क्या, चलिए अगला पढ़ते हैं। नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर्स इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस्ड डिबेंचर्स। मतलब अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कोई भी, उसने अगर डिबेंचर इशू किया है, उसका काम ही है ये सब करना, तो उसको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ऑल क्लियर। मतलब एआईएफआई और बैंकिंग कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। अगला, फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 कंपनीज एक्ट डीआरआर विल बी एप्लीकेबल टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। मतलब अगर एनबीएफसी है तो फिर आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ 272 ऑफ द कंपनीज एक्ट डीआरआर विल बी एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। मतलब जो एनबीएफसी को डीआरआर बनाना है वही डीआरआर बाकी फाइनेंशियल कंपनीज को बनाना पड़ेगा, अदर देन एएफआई और बैंकिंग कंपनीज। नहीं आई बात समझ में, फिर से बोलता हूं, बैंकिंग कंपनीज और एआईएफआई है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, पेटीएम हो गया, ये सब भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होगा ना एक प्रकार से, तो इनको डीआरआर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, हाँ। कितना, जितना एनबीएफसी को बनाना पड़ता है, जितना किसको बनाना पड़ता है, एनबीएफसी को। तो फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ 272 डीआरआर विल बी एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। यानी जैसा एनबीएफसी पे लगता है वही बाकी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लगेगा, अदर देन बैंक्स एंड एआईएफआई। हाँ या ना, फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया। फॉर नॉन एनबीएफसीज registered with RBI under section 45A of RBI for non banking financial companies यानी कि for NBFCs जो RBI में है, the adequacy of DRR will be 25% of the value of outstanding debentures issued through public issue as per SEBI regulations. No DRR is required in case of privately placed debentures. मतलब एनबीएफसी को कितना बनाना पड़ता है, 25%। कितना बनाना पड़ेगा, 25% ऑफ द फेस वैल्यू, 25% ऑफ द फेस वैल्यू। क्लियर है, ऑल क्लियर। हाँ ना बोलो बेटा। पब्लिक इशू पे, प्राइवेटली प्लेस में नहीं बनाना पड़ेगा। फॉर अदर कंपनीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज द एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर विल बी 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड थ्रू पब्लिक एज पर द प्रेजेंट सेबी गाइडलाइंस, and also 25% DR is required in case of privately placed debentures itself
फॉर अनलिस्टेड कंपनीज इशूइंग डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट डीआरआर विल बी 25% ऑफ द, कुल मिला के सबके लिए कितना है 25, इसके लिए 25, उसके लिए 25, उसके लिए 25 और उसके लिए भी 25, तो मोटा मोटी क्या 25 नहीं आया कि आया, ठीक है। फर्दर वेयर कंपनी इंटेंड्स टू रिडीम इट्स डिबेंचर प्रीमेच्योरली, मतलब समय से पहले, इट में प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच अमाउंट इन डीआरआर एज इज नेसेसरी फॉर द रिडम्पशन ऑफ सच डिबेंचर्स इवन इफ इट एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड इन सब रूल। ये वाला पॉइंट का मतलब बताओ मेरे को। फर्दर वेयर अ कंपनी इंटेंड्स टू रिडीम डिबेंचर प्रीमेच्योरली इट में प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच अमाउंट इन डीआरआर as is necessary for redemption of such debentures even if it exceeds the limit specified in the sub rule। तो भले लिमिट से ज्यादा हो लेकिन आपको वो डालना पड़ेगा। बात समझ में, 25% ज्यादा करना पड़े तो 25% ज्यादा करो, लेकिन अगर रिडीम कर रहे हो समय से पहले तो डीआरआर बनाना कंपलसरी है। क्लियर है क्या? एक बार रीड करो फिर मैं तुमको पूरी कहानी बताता हूं इसकी। और सारे आ गए समझ में? हाँ या ना? तो अब देखो दो बातें, एक बार क्या है आउट ऑफ कैपिटल, एक बार क्या है आउट ऑफ कैपिटल, एक बार क्या है आउट ऑफ प्रॉफिट। कोई डाउट है क्या? आउट ऑफ कैपिटल में क्या बोला? नो डीआरआर रिक्वायर्ड। क्या बोला? नो डीआरआर। आउट ऑफ प्रॉफिट्स में क्या बोला? डीआरआर रिक्वायर्ड। बोलो हाँ या नहीं? अब कितना बनाना है, कब बनाना है, कैसा बनाना है, मैं इसका पूरा ब्रीफिंग तुमको दे दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर एक के अलावा एक बात हमने और पढ़ी डीआरआई की। क्या पढ़ी? डीआरआई की। क्या बोला डीआरआई ने? कि आपको 15% क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना। क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट। तो ये बात मैं इतनी यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अभी इसकी अंदर की डिटेलिंग में और जाऊंगा, पर इससे पहले मैं तुमको बेसिक एंट्रीज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ बेटा? बेसिक एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। क्या बताना चाहता हूँ? बेसिक एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। हाँ या ना? फटाफट बोलो। पहले एक बार यहां देखो, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन तीन हो सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, थ्रू कन्वर्जन। आउट ऑफ कैपिटल में क्या बोला है? व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल नो डीआरआर इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड द कंपनी thus the profit would not be reduced and the same can be utilized for the future payment of dividend। मतलब आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। हाँ या नहीं? फटाफट बताओ। अच्छा, डिबेंचर रिडीम कैसे हो सकते हैं? पार पे और प्रीमियम पे। पार पे और प्रीमियम पे। याद है क्या हमने पढ़ा था? इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होता था तो हम दो लायबिलिटी क्रिएट करते थे, एक डिबेंचर की और एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। लॉस होने से तो नुकसान डेबिट करते थे, याद है? साथ में एक एक्स्ट्रा एक डिबेंचर नाम की लायबिलिटी क्रिएट होती थी और एक और क्या? डिबेंचर रिडम्पशन की नाम की होती थी। बोलो हाँ या नहीं? अगर नॉर्मल डिबेंचर है रिडीमेबल एट पार वाले, कौन से वाले? तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं आया कि आया? लेकिन यार रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो सिर्फ डिबेंचर नाम की लायबिलिटी की रिडम्पशन प्रीमियम की भी लायबिलिटी है, दोनों को खत्म करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी? जैसे मान के चलो 100 का डिबेंचर था तो यहाँ 100 ठीक है क्या? 100 का डिबेंचर था, 110 रिडीम करना है। 100 का डिबेंचर था, 110 रिडीम करना है। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना होगा? 100। रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 10 टू डिबेंचर होल्डर। टू डिबेंचर होल्डर कितने से हो जाएगा? 110। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक 110। अरे बहुत साधारण सी बात है यार, बहुत साधारण सी बात है। अगर डिबेंचर को साधारण रिडीम करना है तो डिबेंचर को खत्म करो, डिबेंचर होल्डर को लायबिलिटी बना दो और फिर पे करो तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अगर डिबेंचर के साथ साथ प्रीमियम भी देना है, अगर डिबेंचर के साथ साथ क्या देना है? प्रीमियम, तो प्रीमियम के लिए लायबिलिटी अलग से क्रिएट कर रखी थी। याद है हम इशू के टाइम पे रिडम्पशन की एंट्री कर रहे थे, याद है क्या? मैं बोल रहा था कि हम रिडीमेबल एट प्रीमियम की इशू की एंट्री कर रहे हैं, याद आ रहा है? रिडीमेबल एट प्रीमियम की एंट्री कर रहे हैं, इशू की। और उसको इशू करते समय हमने क्या कर दिया था? डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया था, साथ में रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया था और साथ में एक लॉस ऑन इशू डेबिट किया था, याद आ रहा है? तो लायबिलिटी दो क्रिएट की थी, एक डिबेंचर और एक रिडम्पशन प्रीमियम। बदले में लॉस ऑन इशू में खर्चा जब्त किया था। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आ रही है? अब रिडम्पशन की बात आ रही तो कितने चुकाऊंगा? 110। 100 डिबेंचर के, 10 रिडम्पशन प्रीमियम के।
नहीं आई क्या? तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये होती है तुम्हारी बेसिक एंट्रीज। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो मैं पहले चाहता हूँ रिडम्पशन एट पार की एंट्री पास कर लो, फिर रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री पास कर लो, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी नोट करो इसको, देख लो। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है। तो सवाल बोल रहा था इशूड 5 करोड़ 10% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच एट 940। एक डिबेंचर 940 में इशू हुआ है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लोगे क्या? 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000, 50,000। पहली एंट्री देखो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने आएंगे? 5,000 इंटू 940। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? 50,000 इंटू 940। कोई डाउट है क्या? हाँ, फिर क्या एंट्री होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। 4,70,00,000, 30,00,000। हाँ बेटा, 5 साल में एक बार रिडीम करना है, इशू तो एक साथ होंगे। लॉजिक कहाँ गया तुम लोग का? डिबेंचर इशू कर रहा हूं मैं, दो बातें होती है, एक इशू करना एक रिडीम करना। अरे हाँ ना बोलो यार। इशू करना मतलब डिबेंचर बेचना। 5 साल में थोड़े थोड़े करके बेचूंगा कि रिडीम करूंगा थोड़े थोड़े करके? ये तो अभी इशू की एंट्री हुई ना बेटा, पैसे तो पूरे एक साथ आएंगे ना। ये कितना हो जाएगा? 4,70,30 और कितना हो जाएगा? 500,00,000 यानी कि 5 करोड़। बोलो हाँ या नहीं? ये समझ आया है कि नहीं आया? फटाफट बोलो। पक्का? ये हो गया तुम्हारा 1 अप्रैल को इशू से, यस और नो। अब साल के अंत में लगता है इंटरेस्ट। क्या लगता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा कितना? 5 लाख का 500,00,000 का 10%, कितना हो जाएगा? 50 लाख। 5 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा? 50 लाख। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर 50 लाख 50 लाख। बोलो हाँ या नहीं? फिर एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक 50 लाख 50 लाख। कोई दिक्कत है क्या? हर खर्चे को आखिरी में पीएनएल में राइट ऑफ करना होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ करेंगे और लॉस ऑन इशू को भी। हाँ या नहीं? लॉस ऑन इशू को भी, हर खर्चे को राइट ऑफ करना होता है। ये लॉजिक आपको बेसिक पता होना चाहिए अकाउंट्स का। हाँ या ना? फटाफट बोलो। तो क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू टू डिबेंचर इंटरेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना होगा? मिला के बोल दूं 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80 लाख, 50 लाख और 30 लाख। एनी डाउट्स? हाँ या ना? फटाफट बोलो। अब रिडीम कितने करने हैं? 1 करोड़। कितने रिडीम करने हैं? 1 करोड़। एंट्री बोलो क्या होगी? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 लाख। रिडम्पशन को प्रीमियम में है क्या? नहीं। टू डिबेंचर होल्डर 100 लाख। नहीं आया? अब रिडीम कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना हो जाएगा? 16,100। हाँ या ना? फटाफट बोलो। ये आपका डिबेंचर की कहानी होती है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल की कहानी होती है। खत्म। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? पक्का? मैं चाहता हूं इतने को नोट करो। आउट ऑफ प्रॉफिट जो डीआरआर है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी है, मेरे को एक बार चेक करने हैं। अमेंडमेंट्स तो नहीं है, इसलिए मैंने उसकी प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ा दी। प्रैक्टिकल आज नहीं करा रहा हूं। कल एक बार पूरा कंक्लूजन एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा तुमको, और फिर उसके क्या करा दूंगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करा दूंगा। कल ये बेसिक रिडम्पशन को वाइंड अप करेंगे। हाँ या ना? फटाफट बोलो। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो कुछ पूछ लो, बाकी का फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी हम करेंगे इसके बाद क्या बेटा? एसएम की केस स्टडीज करेंगे और वर्किंग कैपिटल शुरू कर देंगे आज ही में। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो एफएम में। जल्दी करो। इसको नोट कर लोगे पूरा अच्छे से ना?